हेलो स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर 4 चल रहा है गणित कक्षा 12 के लिए और आज हम इसका प्रश्न संख्या 4 हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्न के सभी खंड हमको हल करने होते हैं और प्रत्येक खंड के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं और ये इसका पहला खंड क है। यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 2 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो x बराबर 10 सेमी तथा y बराबर 6 सेमी पर आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जहां x बराबर लंबाई तथा y बराबर चौड़ाई है। तो हमें यहाँ आयत की लंबाई में जो है 3 सेमी प्रति मिनट की दर से ये जो है घट रही है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो लंबाई यहाँ x है, तो dx अपॉन dt, इस x की जो दर है वो 3 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो हम इसको लिखेंगे -3 सेमी प्रति मिनट। तथा ये जो चौड़ाई y है, यदि चौड़ाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करें तो dy अपॉन dt ये दिया गया है कि 2 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो इसे +2 सेमी प्रति मिनट लिखा जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर। तो हम जानते हैं कि जो परिमाप होता है आयत का वो 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई के बराबर होता है। तो यदि हम यहाँ इसकी दर ज्ञात करें तो dp अपॉन dt बराबर होगा 2 और इधर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। तो 2 dx अपॉन dt की वैल्यू यदि यहाँ से -3 लगाई जाए और dy अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से +2 लगाई जाए तो ये मिलेगा हमको 2 -1 या -2 सेमी प्रति मिनट। इस माइनस से हम ये कह सकते हैं कि आयत का जो परिमाप है वो 2 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रहा होगा। यही हमको क्या था, ज्ञात करना था। अगला खंड देखते हैं ख। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड x माइनस 2 x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। यदि कोई फलन अवकलनीय नहीं होता तो हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम इन दोनों को यहाँ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को लिख लेते हैं। ये जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर, यहाँ x माइनस 2 पॉजिटिव रहेगा यदि x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी, और यही जो है नेगेटिव हो जाएगा यदि x की वैल्यू इज लेस देन 2 हो जाएगी। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका फॉर्मूला होता है फंक्शन ऑफ a माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, यानी फंक्शन ऑफ 2 माइनस h, और ये होगा फंक्शन ऑफ 2, क्योंकि हमें x बराबर 2 पर ज्ञात करनी है वैल्यू, माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 से वैल्यू कुछ कम है तो हम इसे लगाएंगे x माइनस 2 नेगेटिव होगा, माइनस और x के स्थान पर हो जाएगा 2 माइनस h और -2 माइनस फंक्शन ऑफ 2, और 2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे
ये फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 2 है तो हम यहाँ 2 रखेंगे, तो ये 2 माइनस 2 हो जाएगा अपॉन माइनस h। यहाँ 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल। ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का गुणा माइनस में करने पर प्लस अपॉन माइनस h, और h से ये h कैंसिल, तो ये बचेगा यहाँ -1, और लिमिट यहाँ पर लगाएंगे तब भी -1 रहेगा। तो ये आया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब वैल्यू ज्ञात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से यदि ज़्यादा वैल्यू रखी जाएगी यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 2 माइनस फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस 2 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से ये 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा h अपॉन h। ये दोनों कैंसिल 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी राइट हैंड डेरिवेटिव की 1। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, तो वो फलन इस दिए गए मान यानी x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। यही हमको सिद्ध करना था। अगला खंड है इसका ग। सिद्ध कीजिए कि यदि E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो E और F डैश भी स्वतंत्र होंगी। हमको दिया है कि E और F स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ये हमको दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। यदि E और F स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो ये संबंध होता है। और हमको जो सिद्ध करना है टू प्रूव दैट कि E और F डैश स्वतंत्र होंगी, तो हमें सिद्ध करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश। यह हमको सिद्ध करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि ये एक कोई सेट E है और ये कोई सेट F है। तो ये जो इसका हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये E में से F को माइनस किया गया है, तो ये हो जाएगा E इंटरसेक्शन F डैश। और ये जो हिस्सा है, इसमें से यदि E को माइनस कर दिया गया है तो ये हो जाएगा E डैश इंटरसेक्शन F। और ये जो हिस्सा है E और F दोनों में कॉमन है, तो इसे E इंटरसेक्शन F कहा जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि ये जो पार्ट है ये वाला, तथा ये जो पार्ट है E डैश F वाला, इधर वाला, इन दोनों में कोई भी भाग कॉमन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ये एकदम शून्य होगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा और ये परस्पर अपवर्जी भाग होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि E इंटरसेक्शन F डैश व
ई डैश इंटरसेक्शन एफ परस्पर अपवर्जी हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश और इंटरसेक्शन ई डैश इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5 होगा। अब हम यहां से इस ई को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ई बराबर है या तो ये वाला पार्ट है ई इंटरसेक्शन एफ डैश, या ये वाला भाग होगा, और या के लिए हम यूनियन लगाते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। यदि दोनों तरफ हम यहां प्रोबेबिलिटी लगा लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ। तो इस फॉर्मूले को यदि हम खोलेंगे ए यूनियन बी से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के स्थान पर ये है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो यदि हम यहां से इसकी वैल्यू निकालें पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो ये इधर जाने पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। आगे हो जाएगा ये यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये दोनों ही स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो कि यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने लिखा था। तो आगे ये हो जाएगा, दोनों में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन लेते हैं, यहाँ 1 मिलेगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ एफ मिलेगा। तो इधर हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश किसी घटना के न घटने की प्रायिकता, दोनों का योगफल हमेशा 1 होता है। तो यहां से यदि मैं पी एफ डैश की वैल्यू निकालूं तो ये बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू इसकी वैल्यू यहां से देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, और यही हमको सिद्ध करना था कि ई और एफ डैश यदि स्वतंत्र हैं तो इन दोनों का इनटू जो है इस इंटरसेक्शन के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका घ। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू होता है π/4। तो हम जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन का जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसी फॉर्मूले को यदि हम यहाँ लगाएंगे तो ये होगा tan इनवर्स x के स्थान पर 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ये हो जाएगा आगे tan इनवर्स, यदि हम ऊपर एलसीएम लेते हैं तो 6
इधर 3 + 2 अपॉन 1 - 1/6, ये होगा tan इनवर्स 5/6, और ये इसको जब सॉल्व करेंगे 6 - 1 तो ये भी होगा 5/6, ये दोनों कैंसिल, tan इनवर्स 1, और यदि हम यहाँ 1 को लिखें tan π/4 तो ये tan से tan यहाँ हट जाएगा, हमें मिलेगा π/4, जो कि हमको सिद्ध करना था।